इंदिवर एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम लोग जानेंगे वर्ण विच्छेद, वर्ण का उच्चारण, वर्ण का प्रयोग। वर्ण विच्छेद के बारे में तो हम पिछली कक्षा से ही जानते आए हैं, लेकिन वर्ण उच्चारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वर्ण उच्चारण के लिए एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अकह विसर्ग कंठ राम, इचयस है तालु राम, लितस पुकारो दंत जी। इस प्रकार से आप एक पूरी कविता सुनेंगे। तो आइए बने रहिए इस एपिसोड। आज मैं वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा। उच्चारण स्थान, इसको एक कविता के माध्यम से हमने आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया। अकह विसर्ग कंठ राम, इचयस है तालु राम, लितस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, ए आवे कंठ तालु, ओ को जानो कंठोस्त में। वह आता है दंतोष्ठ में, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। अर्थात अ वर्ण का जो उच्चारण होता है, आ वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग का यानी क, ख, ग, घ, अंग का कंठ से होता है। ह का उच्चारण कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। उसी तरह से इचियस, ई यानी छोटी या बड़ी, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, य, और य तालव्य श तालु से। लितस, ली त वर्ग त, थ, द, ध, और दंत सा दंत से होता है। उप, उ छोटी ऊ या बड़ी ऊ, और प, फ, ब, भ, म को ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। ए ऐ कंठ तालु से उच्चारण करते हैं। ओ औ कंठ ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। व दंत ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से उच्चारण स्थान को याद करने के लिए सबसे सरल तरीका है, जो इस कविता की पंक्ति की तरह आप बिल्कुल कंठस्थ कर जाएं। अकह विसर्ग कंठ राम, इचयस है तालु राम, लितस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, ए आवे कंठ तालु, ओ को जानो कंठ ओष्ठ में। वह आता है दंतोष्ठ में, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। घोष और अघोष वर्ण। घोष और अघोष वर्ण नाद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो घोष और अघोष वर्ण दो प्रकार को इसको देखा गया है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत हो उसे घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। जैसे क, घ, अंग, ज, झ, यानी क, ख, ग का देख लिया जाए तो क, ख, ग का अगर हम लिखते हैं क, फिर लिखते हैं ख, ग, घ और अंग लिखते हैं, तो इसमें जो आया इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, इसमें जो आया ग, घ और अंग, यानी ये दो नहीं आया, तो स्पष्ट हो गया कि ग, घ, अंग यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का हो वह घोष वर्ण कहलाता है। स्पष्ट। उसी प्रकार से जो व्यंजन वर्णों की झंकृति न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। उसे अघोष वर्ण कहते हैं। केवल श्वास वायु ही निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो कहलाता है वह अघोष कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ आदि। इस प्रकार से घोष और अघोष वर्ण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वायु प्रक्षेप के अनुसार अल्प प्राण, महाप्राण, जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले तथा हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती, उसे अल्प प्राण कहते हैं। क, ग और अंग, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क, ख, ग, घ, अंग,
ये अंग जो हमने लिखा, यह एक वर्ग हो गया। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वही अल्प प्राण कहलाता है। तो मैं इसमें पहला को रखता हूं और दूसरा को हटा देता हूं, फिर तीसरा को रखता हूं, चौथा को हटा देता हूं। यानी आप देखेंगे क, ग और अंग यही वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। साथ ही अंतस्थ, अंतस्थ जो होते हैं वो भी अल्प प्राण कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले तथा हकार जैसी ध्वनि भी निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे मान लो क, ख, ग, घ, अंग, तो ये 5 वर्ण हुए जिसे वर्ग कहा जाता है। इसे क वर्ग कहलाता है। ये इसको हम कहते हैं क वर्ग, इसको क वर्ग कहते हैं। तो इसका दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। तो आप देखेंगे कि दूसरा चौथा वर्ण कौन है, क और घ है। साथ ही तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स यह भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जान गए होंगे। अनुनासिक, अनुस्वार, निरुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंगन, मुंह। अब मुंह का उच्चारण करते हैं तो देखते होंगे कि श्वास वायु मुंह से तेज गति से निकल रही है और नाक पर बल पड़ रहा है, इसलिए यहां चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करेंगे। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कुंभ, गंगा, अंगूर आदि। ठीक उसी तरह से निरुनासिक, जिसके उच्चारण में न नाक पर बल पड़े न मुंह पर बल पड़े, साधारणतः उच्चारण हो, वो सभी अक्षर निरुनासिक कहलाते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, अपना। विसर्ग, विसर्ग की तरह, अनुस्वार की तरह विसर्ग का भी उच्चारण होता है। इसके उच्चारण में ह की तरह एक ध्वनि निकलती है, जैसे मनः, कामना। मन के बाद आप देख रहे हैं यह विसर्ग है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे विसर्ग कहा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, इसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग जब लग गया तो मन को हम कहेंगे मनः, मन को मनः पढ़ेंगे, और तब कामना। अगर इसकी संधि करेंगे, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो मनः जोर कामना, या वो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उसी तरह अतः, उसी तरह से स्वतः, स्वतः भी हम उसी तरह से लिखते हैं। तो यह जो है विसर्ग का उदाहरण है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी अनुनासिक, अनुस्वार, निरुनासिक और विसर्ग के बारे में भली भांति जान गए होंगे। अब आता है पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वह पंचम वर्ण कहलाता है। उसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। जैसे अंग, कख का अंतिम वर्ण है, ये कख का अंतिम वर्ण है, इसे आपको समझना पड़ेगा। छ छ ज झ का अंतिम वर्ण य, ट ठ ड ढ का अंतिम वर्ण अ, और त थ द ध का न, प फ भ का म। यह जो अंतिम वर्ण है जो स्वर रहित है, हल चिन्ह लगने का मतलब स्वर रहित, यानी अर्ध रूप में प्रयोग होगा। तो संधि, संधि में आप देख रहे हैं न ध संयुक्त है। न ध संयुक्त को मानक हिंदी भी कहता है कि जहां अर्ध न हो, अर्ध म हो, अर्ध अंग हो या अर्ध य हो, उसके जगह, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग करें
तो इस न की जगह हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। इस म की जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ। अंगा की जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ और न की जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ। य की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ। जहां भी अर्ध रूप में अंग, य, न, न और म आवे, उसकी जगह हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप पंचमाक्षर के प्रयोग के बारे में जान गए होंगे। स्पर्श व्यंजन के सभी व्यंजनों का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। अब हम लोग आते हैं र का प्रयोग। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र पाई के नीचे लिखा जाता है। जैसे क हलंत जो र बराबर क्र हो जाएगा। क हलंत, इसको विसर्ग न पढ़ के इसको आप बराबर समझे। क और र, अर्ध क और पूरा र मिलकर क्र बना। उसी तरह से अर्ध प और पूरा र मिलकर प्र बना। अर्ध ग और पूरा र मिलकर ग्र बना और अर्ध श और र मिलकर श्र बना। जैसे स्रोत, जैसे क्रम, जैसे प्रसाद, जैसे ग्राम, जैसे स्रोत। एक एक शब्द बन सकता है, मैं बना देता हूं। क्रम, प्रसाद, ग्राम, स्रोत, इस तरह से एक शब्द बन सकता है। बिना पाई वाले व्यंजन के बाद र व्यंजन के नीचे इस तरह से र का प्रयोग होता है। जैसे ट्रक, ट और र मिलकर ट्रक बनाते। इसको हम लिखेंगे क, ट्रक हो गया। फिर ड्रम, फिर म, इस तरह से प्रयोग करेंगे। उसके अलावा द हलंत जो र द्र, ह हलंत जोर हड़, त हलंत जोर र त्र, श हलंत जोर र श्र, और र हलंत जोर रू और र हलंत जोर रू। ये बड़ी रू और ये छोटी रू, इस दोनों का अंतर है। इससे रुपए लिखते हैं और इससे रूप लिखते हैं। हमेशा याद रखें, रुपए, रुपए, पुरुष और इस तरह के जो शब्द आते हैं वो छोटी रू से लिखते हैं। यह आमतौर पर कंपटीशन की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी र के प्रयोग को जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शिक्षा में अभी आपने देखा, श हलंत जोर ई जोर क हलंत जोर मूर्धन्य श हलंत जोर आ। शिक्षा श्रेणी, यह क्लास 3 से लेकर 12 तक की परीक्षा में इतना ही नहीं, कंपटीशन की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा के तैयार करने वाले ही विद्यार्थी क्यों न हो, इसको जरूर एक बार वर्ण विच्छेद मूल व्याकरण से जरूर देख ले। कभी भी व्याकरण पढ़ें तो मूल व्याकरण पढ़ें, कामता प्रसाद गुरु की का व्याकरण पढ़ें या आप वासुदेव नंदन प्रसाद का व्याकरण पढ़ें। बाकी व्याकरण मूल व्याकरण नहीं है। उस व्याकरण में बहुत कुछ अलग से दिए जाते हैं। सारे व्याकरण आपको कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद से ही निकले हुए हैं। इसलिए आप लोग मूल व्याकरण को पढ़ें और अभ्यास करें। धन्यवाद।